कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे लेक्चर दिया जाए या कोई चैप्टर ऐसा है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी एनिमल है, ह्यूमंस हैं, वो जो बेबीज को जन्म देते हैं वो उन्हीं की तरह दिखते हैं। एक एलिफेंट एलिफेंट को ही जन्म देता है, एक हॉर्स हॉर्स को ही देता है, ना कि एलिफेंट हॉर्स को देता हो या हॉर्स एलिफेंट को देता हो। तो जो पेरेंट्स हैं उनसे उनके कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। उनके ऑफस्प्रिंग्स बेसिकली उन्हीं की तरह दिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बट जो ये ऑफस्प्रिंग्स हैं ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते पेरेंट्स की तरह, ये डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच तो नहीं करते। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा है मेंडल के बारे में। इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी में। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स के लिए 1856 से 1863 तक गार्डन पी प्लांट पे, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स के स्पेशल फीचर थे वो थे, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए थे बायोलॉजी में। उसके अलावा इनका सैंपल साइज भी काफ़ी बड़ा था, मतलब जो इन्होंने सैंपल्स लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा सीड्स, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किए, ना कि एक स्मॉल प्रोपोर्शन। उसके अलावा इन्होंने कई जनरेशन तक टेस्ट किया अपने रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन, कई जनरेशन तक अपने रिजल्ट्स को टेस्ट किया। और जब इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, तो इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, उस वक्त इसको कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली नहीं। उसके बाद जब साइंटिस्ट जो हुए, उनकी डेथ के बाद 1900s के बाद, उसके बाद उन्होंने इनके वर्क को रीडिस्कवर किया, दोबारा स्टडी किया, और जब इस वर्क की इंपॉर्टेंस पता चली, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है, वाई गार्डन पी? गार्डन पी को ही क्यों लिया मेंडल ने? तो इसके कुछ रीजंस थे। एक तो पी में क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उसकी हाइट शॉर्ट है, टॉल है, उसकी फ्लावर कलर, उसकी सीड कलर, उसकी सीड की शेप, तो ये क्लियरली विजिबल उसके कैरेक्टर होते हैं। दूसरा, उसका लाइफ स्पेन भी काफ़ी छोटा होता है। तो लाइफ स्पेन छोटा होने से क्या फ़ायदा होगा? वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं, कई जनरेशन तक लगातार एक छोटे टाइम में एक्सपेरिमेंट अपने कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी पी सेल्फ पोलिनेशन शो करती है। सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर से ही आपका पोलन ग्रेन आएगा और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। ये होती है आपकी सेल्फ पोलिनेशन। उसके अलावा उसको क्रॉस पोलिनेट भी किया जा सकता है आर्टिफिशियली। पी प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? किसी दूसरे प्लांट से आपकी पोलन ग्रेन लेके उस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाए, तो ये होगा आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो इन वजह से उन्होंने पी प्लांट को लिया। अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो मेंडल ने चूज किए थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो मेंडल ने बेसिकली 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। जो ब्लू से लिखे हैं वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन से लिखे हैं वो रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। फ्लावर कलर वॉयलेट, वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल। एक्सियल का क्या मतलब होता है? एक्सियल का मतलब है फ्लावर, ये आपकी स्टेम है, फ्लावर साइड में निकल रहे हैं, ये होगा आपका एक्सियल। और टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल में आपके फ्लावर यहाँ पे टर्मिनल पे निकलेंगे, जो आपकी स्टेम है, जो उसकी जो ब्रांचेस भी होंगी उसकी टर्मिनल्स पे निकलेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा? एक्सियल में आपकी ये स्टेम कंटिन्यू हो रही है और फ्लावर्स आपके साइडों में निकल रहे हैं, साइडवेज फ्लावर निकलेंगे। और टर्मिनल में आपके एंड पे, स्टेम की उसकी ब्रांचेस की एंड पे आपके फ्लावर निकलेंगे। पॉड शेप फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। पॉड जैसे आपने मटर देखा भी होगा, पी प्लांट, वो बिल्कुल फुली इन्फ्लेटेड फॉर्म में होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रेयर होता है, कुछ इस तरीके से। पॉड कलर, ये इंपॉर्टेंट है, पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूजन होता है। पॉड कलर ग्रीन आपका डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, जबकि सीड कलर आपका येलो डोमिनेंट एंड
रिसेसिव आपका ग्रीन होगा, एक दूसरे के अपोजिट है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मटर आपने देखी होगी, जो मटर का फली जो बोलते हैं वो ग्रीन कलर की होती है मोस्टली, तो वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि उसकी सीड आपने देखी होगी वो येलो कलर की होती है मोस्टली। उसके अलावा आपकी सीड शेप भी आपने मोस्टली देखी होगी, राउंड ही होती है। रिंकल्ड जो सीड शेप होती है वो बहुत कम होती है, वो आपकी रिसेसिव ट्रेट होगी। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपके मेंडल ने चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये 7 ट्रेट्स उन्होंने 14 वैरायटीज ली थी, हर एक ट्रेट के लिए एक वैरायटी। टॉल है, जैसे ड्वार्फ है, हर एक जो ये ट्रेट है इसके लिए एक वैरायटी। तो टोटल जो वैरायटीज ली उन्होंने 14 वैरायटीज ली, और ये 14 वैरायटीज ट्रू ब्रीडिंग थी। मान लीजिए जैसे आपकी टॉल है, टॉल वैरायटी ट्रू ब्रीडिंग कब होगी? जब उसको आप कितनी बार भी सेल्फ पोलिनेट करते रहिए, हमेशा टॉल ही आएगा, कभी भी ड्वार्फ नहीं आएगा। वो क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग। ऐसे ही जैसे ड्वार्फ है, जो ड्वार्फ प्लांट है, बेशक वो रिसेसिव है, उसकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कैसी होगी? उस ड्वार्फ को आप सेल्फ पोलिनेट करते जाइए, कभी भी आपको टॉल प्लांट नहीं मिलेगा उसकी जनरेशन में, हमेशा ड्वार्फ ही आएगा। वो होती है आपकी ट्रू ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया। तो उसमें जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन मिली, F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन ही बोलते हैं, वो सभी टॉल थे। टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया था, लेकिन जो F1 जनरेशन मिली वो सभी टॉल मिले। ये आपकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी दोनों। ट्रू ब्रीडिंग मतलब इसको सेल्फ पोलिनेट करते रहिए, हमेशा टॉल ही मिलेगा, कभी भी ड्वार्फ नहीं मिलेगा। ऐसे ही ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा? इसको कितना ही सेल्फ पोलिनेट करते जाइए, हमेशा ड्वार्फ ही मिलेगा, कभी भी टॉल नहीं मिलेगा। तो जब इन दो ट्रू ब्रीडिंग को क्रॉस किया, जो फर्स्ट जनरेशन आपकी मिली F1 वो सारी टॉल थी। फिर उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेट किया, सेल्फिंग की इसकी, टॉल इनटू टॉल। जो F2 जनरेशन मिली उसमें आपके जो 3 प्लांट मिले वो टॉल मिले, और एक प्लांट जो मिला वो ड्वार्फ मिला। दैट इज जो रेशियो आपका था वो 3/4 जो आपके थे टॉल थे, और 1/4 जो आपके F2 के वो ड्वार्फ थे। एग्जैक्टली 3:1। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे सबके साथ किया, और उनका रिजल्ट हर बार सेम था, एग्जैक्ट सेम। F1 में सारे एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और F2 में जो रेशियो आ रहा था वो 3:1 आ रहा था। तो इसके बेस पे उन्होंने कहा कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कुछ फैक्टर्स जा रहे हैं। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था वो फैक्टर्स था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो मेंडल ने वर्ड यूज किया था वो फैक्टर्स था। आज हम इनको जीन कहते हैं, लेकिन जो मेंडल ने वर्ड यूज किया था वो फैक्टर्स था। तो उन्होंने कहा कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कुछ फैक्टर्स जा रहे हैं, और ये फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर ट्रेट या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसकी फ्यूचर जनरेशन में एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने यहाँ पे एक बात नोट की कि जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कर रहे हैं, F1 सारी टॉल आ रही है, यानी ये वाला जो फैक्टर है आपका, ये इस वाले को डोमिनेट कर रहा है, इसको यहाँ पे F1 में एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। इसको बोलते हैं रिसेसिव। ऐसा ही 7 के 7 कैरेक्टर के साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो आपका F1 पे एक्सप्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको बोलते हैं रिसेसिव। यहाँ पे आपके सारे टॉल थे, लेकिन जब इनको सेल्फ किया गया एक ड्वार्फ आया, यानी ये अभी भी कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि टॉल वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ हो क्या रहा था। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में आपकी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 2 जीन प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका एक टॉल है, ये एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, इसमें जो 2 जीन होंगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, टी, क्योंकि एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, इसको कितनी बार भी आप सेल्फ करते जाइए हमेशा टॉल ही मिलेगा। ऐसे ही ड्वार्फ भी आपका ये ट्रू ब्रीडिंग है, तो इसको आप कितनी बार सेल्फ करते जाइए ड्वार्फ ही मिलेगा। तो आपका डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव को आपका स्मॉल लेटर से। तो टॉल टी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये आपका रिसेसिव है। तो इनको जब आपका क्रॉस किया गया, तो टॉल में तो दोनों जीन एक तरह की हैं, तो गैमेट भी सेम तरह का ही होगा, दैट इज टी और टी। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और टी, एक तरह का ही गैमेट आएगा। तो इसमें जो F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन आएगी, वो सारे टॉल आएंगे। क्यों? क्योंकि टी आपका डोमिनेंट था। जो आपका जीनोटाइप आएगा वो आएगा टी स्मॉल टी क्रॉस होने के बाद। सब इस तरह के होंगे, टी स्मॉल टी, लेकिन होंगे सब टॉल, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई इन बिटवीन साइज का नहीं होगा, सब टॉल ही होंगे। कोई ड्वार्फ नहीं होगा, कोई इन बिटवीन साइज का नहीं होगा, सब टॉल ही होंगे।
तो ये आपकी आ गई F1 जनरेशन पोल टोल। तो अब इन F1 को सेल्फ किया मेंडल ने, तो सेल्फिंग में क्या होगा, टी 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 टी। तो अब यहाँ पे गैमेट सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपकी जीन थी वो अलग अलग तरीके की प्रेजेंट है, तो गैमेट भी अलग अलग तरीके के बनेंगे। तो आधे गैमेट आपके कैपिटल टी के बनेंगे, आधे गैमेट स्मॉल टी। इस तरह दूसरे वाले में भी आपके आधे गैमेट कैपिटल टी, आधे गैमेट स्मॉल टी। तो टी और टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया फिनोटिपिक रेशियो, मेंडल यहाँ पे फिनोटिपिक ही ऑब्जर्व कर रहे थे, जीनोटाइप का उन्हें आइडिया नहीं था। तो फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने ऑब्जर्व किया 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जबकि जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए वो आपका टी आपका 1 प्रेजेंट होगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी एक ही प्रेजेंट होगा। तो जो आपका दोनों जीन एक तरह के प्रेजेंट हो वो बोलते हैं आपको होमोजाइगस, होमोजाइगस। और जहां पे आपका दोनों अलग अलग तरीके के प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और एक चीज आ जाती है यहाँ पे, जो टी और स्मॉल टी है ये एक ही जीन है तो ये एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हुई, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक टॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्मॉल के लिए। तो इनको बोलते हैं एलील्स। जीन रिप्रेजेंट एक ही कैरेक्टर कर रही है, लेकिन उस कैरेक्टर के दो अलग अलग पहलू रिप्रेजेंट कर रही है, एक टॉल रिप्रेजेंट कर रही है, एक ड्वार्फ। इसको बोलते हैं एलील्स। तो मेंडल ने ये सारे कैरेक्टर्स के साथ ऑब्जर्व किया, जो 7 कैरेक्टर उन्होंने किए थे। जो F2 आ रही थी आपकी वो 3:1 ही आ रही थी फिनोटिपिक रेशियो। नेक्स्ट मेंडल ने क्या किया, जो ड्वार्फ प्लांट थे उनको सेल्फ किया F3 के लिए। तो F2 वाले ड्वार्फ प्लांट्स को उन्होंने फिर से सेल्फ किया। तो आपके जो ड्वार्फ प्लांट थे वो एक ही तरह का गैमेट बनाएंगे। तो उन्होंने F3 में जो ऑब्जर्व किया सभी प्लांट ड्वार्फ ही थे, ऑल प्लांट ड्वार्फ। ऐसे ही उन्होंने F4 के लिए किया, F5 के लिए, सब ड्वार्फ आ रहे थे। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला जो ड्वार्फ वाला है आपका F2 में वो आपका होमोजाइगस है, होमोजाइगस। ये कंक्लूजन उन्होंने निकाल लिया। लेकिन जो आपके टॉल वाले थे उनके लिए तो ये कंक्लूजन निकल नहीं सकता, क्योंकि उनका अगर आप जीनोटाइप देखें तो 2 तरीके का आ रहा था। तो F3 और F4 अलग तरीके की आएगी। तो उन्होंने इसके लिए एक टेस्ट डेवलप किया जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो F2 के ड्वार्फ के लिए तो मेंडल ने सेल्फ करके इजीली डिटरमाइन कर लिया कि ये होमोजाइगस है। लेकिन F2 के जो टॉल प्लांट्स आ रहे थे उसमें तो 2 तरीके के आ रहे थे, हेट्रोजाइगस भी, होमोजाइगस भी। तो उसके लिए मेंडल ने डेवलप किया टेस्ट क्रॉस। उन्होंने क्या किया, जो आपके F2 वाले थे उनको क्रॉस किया F1 के रिसेसिव पेरेंट से। जो F2 वाले थे उनको F1 के जो रिसेसिव पेरेंट थे, दैट इज ड्वार्फ वाले इस केस में, उससे क्रॉस किया F2 वाले को। ये भी आपका F2 है और ये आपका रिसेसिव पेरेंट है। तो इससे क्या हुआ, जो आपका रिसेसिव पेरेंट था वो होमोजाइगस था, प्योर ब्रीड थी, प्योर लाइन थी। तो उससे जो गैमेट बनेगा वो ड्वार्फ वाला ही बनेगा, दोनों टी। तो जो अब F2 का आपका जो होमोजाइगस था उसके जो दोनों गैमेट होंगे वो कैपिटल टी होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके सारे प्लांट आपके टॉल आएंगे। तो इस पे रिजल्ट आया कि टेस्ट क्रॉस करने के बाद जो आपका होमोजाइगस टॉल था उसके सारे प्लांट टेस्ट क्रॉस करने के साथ F1 रिसेसिव के सारे टॉल आए। जबकि जो आपका हेट्रोजाइगस था F2 में, उसको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो आपके टॉल टू ड्वार्फ रेशियो 1:1 आया। तो इस टेस्ट की मदद से मेंडल ने आइडेंटिफाई किया टॉल कौन सा होमोजाइगस है, टॉल कौन सा हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे जो आपका F2 जो हेट्रोजाइगस था उसके जो गैमेट बनेंगे 2 तरीके के बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, जबकि आपके रिसेसिव पेरेंट के दोनों स्मॉल टी। तो क्रॉस होने के बाद
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो जो रेशो आएगा वो टॉल टू ड्वार्फ 1:1 आएगा। तो इस क्रॉस से मेंडल ने आइडेंटिफाई किया F2 में कौन सा प्लांट होमोजाइगस है, कौन सा हेट्रोजाइगस है, टॉल प्लांट। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद मेंडल ने कुछ लॉ दिए। बेसिकली 3 लॉ हैं। 2 लॉ आपके जो अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज सिंगल जीन इनहेरिटेंस। अब तक हम पढ़ रहे थे सिंगल जीन इनहेरिटेंस। एक लॉ आपका बेस्ड है डबल जीन इनहेरिटेंस, जो आगे पढ़ेंगे। तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस के लॉ पढ़ते हैं दोनों। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने बताया कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स। तो मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था वो फैक्टर्स था, जिसे आज हम जीन कहते हैं। मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था वो फैक्टर्स था। फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2 प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन डोमिनेट्स अदर। तो जब दोनों अलग अलग तरीके के प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेट्रोजाइगोट्स में था, तो इसमें एक डोमिनेट करता है दूसरे को। तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ जो मेंडल ने प्रपोज किया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। तो जैसे आपका टॉल मान लीजिए टी, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये टी और टी सेपरेट होंगे और अलग अलग गैमेट में जाएंगे, लेकिन जो आपके गैमेट बने होमोजाइगस के केस में वो सारे सेम होंगे, जबकि हेट्रोजाइगस में टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट थे। तो गैमेट बनेंगे, एक टी अलग जाएगा, स्मॉल टी अलग जाएगा, तो 2 टाइप के गैमेट बने, 2 टाइप ऑफ गैमेट हेट्रोजाइगस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली यही कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपके जो 2 फैक्टर्स या आपकी एलील्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और एक गैमेट में खाली एक ही फैक्टर जाता है।